हाँ जी, क्या चेयर? आपकी तो नीचे ही लगेगी, नया बैच ऊपर लगेगा। हाँ जी प्लीज। चैप्टर द कीन्सन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। कीन्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम बढ़ेगी या कम होगी? कीन्स ने मेन रीजन किसको बताया था? एग्रीगेट डिमांड को। अगर आपको याद हो, हमने बिजनेस साइकिल में किया था कि बिजनेस साइकिल क्यों आते हैं, उसमें कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स किए थे। एक उसमें था फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट डिमांड, और उसमें किसने बताया था ये कंसेप्ट? कीन्स ने। तो कीन्स ने कंसेप्ट किसका दिया? एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड पहले सुन लो होती क्या है। एग्रीगेट डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ various expected demand of various goods and services produced in the domestic territory during a period of an accounting year। एक साल में तुम कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करने वाले हो? हमने डिमांड का चैप्टर किया, थ्योरी ऑफ डिमांड माइक्रो में। उसमें एक प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में बताया था जो तुम करने वाले थे। इसमें जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनके तैयार हुई उनकी एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करेंगे। अब गुड्स एंड सर्विसेज तो बहुत सारी हैं, इसको आप क्वांटिटेटिवली तो मेजर कर नहीं सकते कि तुम एक साल में कितनी स्टेशनरी परचेज करने वाले हो, कितने कपड़े, कितना तुम खाना खाने वाले हो। इसको हम इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेजर करेंगे। किसमें? इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तभी जो हमने नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड किया था, उसी में मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स भी बताए थे। समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि एग्रीगेट डिमांड किसमें मेजर करते हैं, तो आप क्या लिखोगे? एक्सपेंडिचर में। और एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट किसने दिया? कीन्स ने। अब इस चैप्टर में तुम एग्रीगेट डिमांड को ही करने वाले हो बेसिकली। पहले देखो क्या है ये जो आगे फर्स्ट पैसेज दे रखा है, ये तुम पिछले चैप्टर में कर चुके हो, मैंने करवा दिया। कहते नेशनल इनकम एक फ्लो कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन बन गया। फ्लो क्यों है? क्योंकि इसमें पीरियड आ जाता है। नेशनल इनकम को तुम पीरियड वाइज मेजर करते हो, और यहां पर पीरियड कौन सा आता है जी? 1 ईयर, एक साल का। तो ये फ्लो कंसेप्ट हो गया। एवरी ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, या इसको नेशनल इनकम लिखा हुआ है, एक ही बात है। These goods are produced by firms with the help of different factors of production। फर्म्स या प्रोड्यूसर्स इन फैक्टर्स को यूज करते हैं, इनकी सर्विसेज परचेज करते हैं, और इनके बदले में इनको क्या कर देते हैं? रेम्यूनरेशन पे कर देते हैं। मतलब इनके बीच में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको बताया था कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं? मेनली 4। कौन कौन से? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ये चारों सेक्टर ना आपस में लेन देन करते रहते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, किसी को कुछ देते हैं, और इनके बीच में जो फ्लो होता है गुड्स का, उसको क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनके बीच में अगर गुड्स का लेन देन हो रहा है तो उसको क्या बोला था जी? रियल फ्लो। और अगर पैसों का लेन देन हो रहा है तो क्या बताया था? नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो। कैसे बताया था? ये लिखा हुआ है, देखिए, पहले इसको समझो। 2 सेक्टर है हमारे
हमारी इकोनॉमी में, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। फर्म्स हाउस होल्ड सेक्टर से क्या ले रहे हैं? फैक्टर इनपुट्स ले रहे हैं, और उन फैक्टर से क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करके हमें क्या दे रहे हैं? प्रोड्यूस करके वापस गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। समझ में आ गई? हमने इनको फैक्टर्स दिए, इन्होंने हमें गुड्स दे दी। तो ये जो पिंक लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये कौन सा फ्लो है जी? रियल फ्लो। रियल फ्लो समझ में आ गई? चीजों का लेन देन, रियल फ्लो। अब हाउस होल्ड फैक्टर्स के बदले में क्या लेगा? फैक्टर पेमेंट लेगा। क्या लेगा जी? फैक्टर पेमेंट। सर्विसेज दी थी, फैक्टर्स दिए थे, उसके बदले में हमें क्या मिल रही है? फैक्टर पेमेंट मिल रही है, इनकम हो गई। और अब हम इस पैसे को क्या करेंगे? खर्च करेंगे। किसके ऊपर खर्च करेंगे? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर ने हमें दी। प्रोड्यूसर ने हमें पैसा दे दिया, वही पैसा हमने प्रोड्यूसर को दे दिया। तो ये जो ब्लू कलर से लिखा है, इसको कौन सा फ्लो बोलते हैं जी? मनी फ्लो, या क्या बोलोगे? नॉमिनल फ्लो। क्लियर है? दो सेक्टर के बीच में लेन देन समझ में आ गया। प्रोड्यूसर ने हमसे क्या लिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बदले में उन्होंने हमें क्या दिया? फैक्टर इनकम दे दी। हमने उस फैक्टर इनकम का क्या किया? खर्च कर लिया, एक्सपेंडिचर। खर्च करके किसको दे दिए पैसे? वापस प्रोड्यूसर को। उन पैसों से प्रोड्यूसर ने हमें क्या दे दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक तरफ रियल फ्लो हो रहा है गुड्स का, और दूसरी तरफ मनी फ्लो हो रहा है पैसों का। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो रेसिप्रोकल होगे कि नहीं होगे? अगर रियल फ्लो होगा तो मनी फ्लो होगा, अगर मनी फ्लो होगा तो रियल फ्लो होगा। तो बोथ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये लिखा हुआ है। रियल फ्लो रियल फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। कहां से? हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर, और फिर वहां से कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रही है? गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। चीजों का लेन देन सिर्फ। अब बात किसकी कर रहे हैं? पैसों का लेन देन। मनी फ्लो कहां से आएगा? सबसे पहले प्रोड्यूसर की तरफ से हमें मिलेगा। किस फॉर्म में? फैक्टर इनकम की फॉर्म में, या फैक्टर पेमेंट। और हम इसी पैसे को क्या करेंगे? वापस प्रोड्यूसर्स को दे देंगे। किसके ऊपर? खर्च करके। स्पेंड देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर। एक हमारी इकोनॉमी में और मेन सेक्टर है, कौन सा? बैंकिंग सेक्टर। ये कॉमन है, बैंकिंग सेक्टर को किसी सेक्टर में इंक्लूड नहीं करते, ये कॉमन है। तभी हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर बताए, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, ये दोनों सेक्टर के बीच में फ्लो हो गया। अब अगर तीसरा सेक्टर ऐड कर दे, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? हमसे टैक्स लेना और हमें सब्सिडी देना, यही है। प्रोड्यूसर से क्या लेगा गवर्नमेंट सेक्टर? गुड्स एंड सर्विसेज लेगा, बदले में क्या दे देगा? पे कर देगा। हाउस होल्ड है, हम लोग हैं, हमें गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडी देती है। हमसे क्या लेती है? टैक्स लेती है, यही कुछ है। और बैंकिंग सेक्टर तो उसमें भी आएगा। अच्छा, हम ये ट्रांजैक्शन बिना बैंक के कर ही नहीं सकते, कुछ ट्रांजैक्शंस हम ऑनलाइन भी तो करते हैं। ऐसे सरकार भी अपने पैसों का लेन देन ऑनलाइन करती है। फिर अगर 4th सेक्टर ऐड कर दे, एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं, प्रोड्यूसर्स भी करते हैं, सरकार भी करती है, तब भी वो कुछ बैंक्स के थ्रू होगा। तो बैंकिंग सेक्टर तो हर एक में कॉमन जाएगा ही जाएगा, इसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये 2 सेक्टर कर रहे हैं अभी, फिर 3 सेक्टर पे आएंगे, फिर 4 सेक्टर पे आएंगे, अभी सिर्फ 2 सेक्टर। और इनके बीच में जो फ्लो हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, खत्म नहीं होती। प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करते रहनी है और हमने कंजम्पशन करते रहनी है। कंजम्पशन कैसे करेंगे? इनकम होगी तो। इनकम कहां से आएगी? प्रोड्यूसर से।
समझ में आ रही है? तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आगे देखो जी, अब जितनी भी चीजें हमारी इकोनॉमी में बनके तैयार हुई वो हम डिमांड करेंगे ऑब्वियसली। एक साल में हम कितनी डिमांड करने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड हो चाहे डिमांड हो, किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनकम के ऊपर। अगर आपकी इनकम ज्यादा तो आपकी डिमांड भी क्या होती है? ज्यादा। और अगर इनकम कम तो डिमांड भी कम। ये भी आपको चीज पता है। अब पहले एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कर लेते हैं। वैसे वो मैंने एक्सपेंडिचर मेथड में करवा भी दिए थे। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं? हम किन किन चीजों की डिमांड करते हैं? ए डी, हम करते हैं कंज्यूमर गुड्स की डिमांड, हम करते हैं कैपिटल गुड्स की डिमांड। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड के ऊपर किया गया खर्चा सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कैपिटल गुड्स के ऊपर किया गया खर्चा आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और यही दोनों खर्चे कौन करती है? सरकार। सरकार की तरफ से किया गया खर्चा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिर खर्चा किसकी तरफ से? फॉरेन की तरफ से, हमारा एक्सपोर्ट लेकर। जब वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का तो वो हमें पेमेंट करते हैं, एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं, वो पैसा कहां पर आ रहा है? इकोनॉमी में आ रहा है। तो ये फॉरेन की डिमांड हो गई। माइनस क्या कर देंगे? इंपोर्ट। ये हमारी फॉरेन के प्रोडक्ट को लेकर डिमांड हो गई, जो हमारा पैसा हमारे देश के बाहर जा रहा है। नेट तो हमारे पास यही बचेगा ना, जो हमने हमारे देश में बनी हुई कंज्यूमर गुड्स खरीदी, हमारे देश में बनी हुई कैपिटल गुड्स खरीदी। ऐसे ही सरकार ने ये दोनों चीजें खरीदी, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी में चीजें बनके तैयार हुई जो बाहर गई, माइनस जो बाहर की चीजें हमने खरीदी। इंपोर्ट क्या शो करता है? हमारी डिपेंडेंस किसके ऊपर? अदर कंट्रीज के ऊपर। तो एग्रीगेट डिमांड में जितना ज्यादा इंपोर्ट का कंटेंट रहेगा उतना हमारी इकोनॉमी में पैसा क्या आएगा? कम आएगा, क्योंकि हमारा पैसा बाहर जा रहा है। माइनस करना ना एग्रीगेट डिमांड में, तो जितनी इंपोर्ट की फिगर बड़ी हो जाएगी तो उतना हम इसको क्या कर देंगे? माइनस। तो एग्रीगेट डिमांड उतने से ही कम हो जाएंगे। तभी हमारी सरकार क्या कहती है? मेड इन इंडिया, इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट खरीदो, ताकि हमारा पैसा हमारे ही देश में रहे, बाहर ना जाए। अच्छा, एक तो पैसा बाहर जाता है, दूसरा क्या नुकसान होता है? एक तो पैसा बाहर चला गया हमारा, पहला नुकसान। दूसरा इंपोर्ट का नुकसान बताओ। इंडिया में प्रोडक्शन कम, क्योंकि तुम बाहर के बने हुए प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हो। प्रोडक्शन कम तो एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम तो आपकी इनकम कम। तीसरा, जितना हम फॉरेन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं उतना ही हम उनके स्लेव बनते जा रहे हैं, गुलाम बनते जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तभी हम कहते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो प्रोडक्ट हम बाहर से मंगवा रहे हैं क्यों ना हम अपने देश में ही तैयार करें कम खर्चे पे। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो ये हमारे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं, सी प्लस आई प्लस जी, और ये एक्स माइनस एम को क्या बोलते हैं जी? नेट एक्सपोर्ट्स। ये 4 टाइप के खर्चे हैं जो आपने नेशनल इनकम के चैप्टर में किए थे, है ना, एग्रीगेट नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए, अब एग्रीगेट डिमांड के हैं तो 4 कंपोनेंट। अगर ये 4 कंपोनेंट लेके चलते हैं तो हमारे पास 2 टाइप की इकोनॉमी बनती है, एक ओपन इकोनॉमी और एक क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब सुन लीजिए, जिसमें फॉरेन ट्रेड नहीं है, जिसमें फॉरेन ट्रेड नहीं है। इकोनॉमी ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, किसके लिए? फॉरेन ट्रेड के, ना एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट। तो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट है नहीं
तो क्लोज्ड इकोनॉमी के कंपोनेंट क्या बन जाएंगे, C प्लस आई प्लस जी। और अगर हमारी इकोनॉमी ओपन है तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट होगा तो इंपोर्ट भी होगा। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेंगे कि ये जो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट हैं ये किस इकोनॉमी को डिफाइन करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ओपन इकोनॉमी। और अगर सिर्फ C प्लस आई प्लस जी होगा तो क्लोज इकोनॉमी। अब क्लोज इकोनॉमी में भी 2 टाइप्स हैं, एक विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन और एक विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। फिर अगर गवर्नमेंट नहीं है फिर कौन से कंपोनेंट बन गए, सिर्फ C प्लस आई। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। आप प्रीवियस क्लासेस में तो सिर्फ C प्लस आई पढ़ के आए हो, आपने G नहीं किया, आपने X माइनस एम भी नहीं किया, लेकिन इसमें तुम वो सब कुछ करने वाले। अभी हम स्टार्टिंग में सिर्फ क्या करेंगे, C प्लस आई, फिर क्या कर देंगे, वही चीज को C प्लस आई प्लस जी के साथ करेंगे, उसी चीज को C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के साथ करेंगे। अभी हम सिर्फ कौन सा सेक्टर करेंगे, 2 सेक्टर, फिर क्या करेंगे 3 सेक्टर, फिर क्या करेंगे 4 सेक्टर। क्लियर है? देखिए अब एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट्स कर रहे हैं, दैट इज C प्लस आई। C का मतलब क्या है, कंजम्पशन। कंजम्पशन भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर। करती है कि नहीं करती? C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। अगर आपकी इनकम ज्यादा तो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा, अगर आपकी इनकम कम तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम। अब अगर आपकी इनकम ज्यादा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा, अगर आपकी इनकम कम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम। अगर आपकी इनकम 0 तो क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी 0? नहीं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कभी 0 होते ही नहीं, क्योंकि कुछ हमारी मिनिमम नीड्स होती हैं जो हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए ही चाहिए, वो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो खर्चा इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अदरवाइज जितनी भी कंजम्पशन है वो कौन सी कंजम्पशन होती है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। जिन खर्चों के ऊपर इनकम का कोई असर नहीं पड़ेगा, इनकम हो या ना हो, आपने ये मिनिमम खर्चे, मिनिमम कंजम्पशन करनी ही करनी है। और इस कंजम्पशन को क्या बोलते हैं जी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। ये मिनिमम नीड्स है फॉर सर्वाइवल। तो इनकम आपकी 0, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर कितने, 20। अब थोड़ा सा मैं इसी को आगे लेके चलती हूं, बाद में आ जाएगा टॉपिक। अब ये खर्चे आपने किए कहां से होंगे, सेविंग से। आपके कोई पास्ट सेविंग होगी, आपने वहां से किए होंगे। सेविंग में से पैसे निकाल लिए 20, तो सेविंग आपकी क्या होगी, -20। क्लियर है इतनी चीज? अब इनकम आपकी 50 है, इनकम आपकी 50 है, कंजम्पशन आपकी 60 है। अभी भी 10 रुपए आपने ज्यादा खर्च किए, ये 10 आपने कहां से लिए होंगे, सेविंग से। सेविंग आपकी क्या होगी, -10। अब पहले के 2 पॉइंट में क्या है, C ग्रेटर देन Y है। तो जब आपकी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली फिर तुम्हारी सेविंग उतने से ही कम हो जाएगी जितने से कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। कहीं ना कहीं से तो तुम खर्च करोगे, भीख तो मांगोगे नहीं। अब यहां पर आके देखो क्या हुआ, इनकम 100, कंजम्पशन भी 100,
जितना कमाया उतना खा लिया, मतलब यहां पर सेविंग क्या आ गई, 0। क्लियर? इनकम आपकी 150, कंजम्पशन आपकी 140। अब यहां से आपके पैसे बचने शुरू हो गए, और ये नेचर भी है, एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग में आपके पास पैसे नहीं बचते, बिजनेस भी शुरू करते हो, घर भी नया शुरू करते हो, तब भी आपके पास सेविंग से ही गुजारा होता है। क्या था पीछे, मेरे से पूछ लिया कर, या तेरे लिए अलग क्लॉक लगा देती हूँ यहाँ पे। मैंने बोला नया घर शुरू करते हो, साथ ही साथ पीछे देखा, किसका घर शुरू हुआ है पीछे। अच्छा चलो, अब देखो इकोनॉमिक्स में तो मुझे ऐसे ही एग्जांपल देनी पड़ेंगी। अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगे, मैं एग्जांपल देनी बंद कर दूंगी, तुम्हें समझ आना बंद हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाता। नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ, रिएक्ट अभी दूसरी बार हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ। घर के लिए नहीं, मैंने अभी बोला, मैंने दूसरी बार रिएक्शन देखा है तुम्हारा इस बैच में। अभी अभी मैंने पहले भी बोला था, तब भी तुमने रिएक्ट किया था। बताऊंगी, कोई नहीं, बाद में बताऊंगी। हाँ जी, समझ में आ गई बात। इनकम जितनी ज्यादा होती जाएगी, कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, ऑब्वियसली कंजम्पशन ज्यादा होगी और इनकम क्या होगी, कम। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब तुम्हारी सारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, सारी, फिर जितना कमा रहे हो उतना तुम खर्च कर रहे हो। जब सारी घर की रूटीन की चीजें आ गई, फिर तुम्हारी धीरे धीरे कमाई भी बढ़ती है, तो खर्चे तुम्हारे क्या हो जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर तुम्हारी वहां से सेविंग शुरू हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में तुम्हारी सेविंग किस में रहती है, माइनस में। फिर एक पॉइंट आता है जहां पर सेविंग 0 होती है, फिर तुम्हारी सेविंग वहां से कहां हो जाती है, पॉजिटिव। क्लियर होगी जी बात। अब ये जो अभी लिखा है ना इक्वेशन, इसको अभी हम बाद में करेंगे, ये मैंने अभी नहीं करवाया, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप नोट्स देखोगे ना, तो कुछ चीजें अभी आपको ऐसे ही मिलेंगी जो आप बोलोगे मैम ये तो आपने करवाया नहीं। वो जैसे से मैं आगे बढ़ूंगी, अपने भी पिछली चीजें क्लियर होती जाएंगी आपको। अब सेविंग फंक्शन देखो, मैंने पहले लिख दिया सेविंग फंक्शन। अब आप मुझे बताओ, जो आपकी इनकम है, उस इनकम का कुछ पार्ट तुम कंज्यूम करते हो और कुछ पार्ट क्या करते हो, सेव। स्टार्टिंग में जब तुम्हारी इनकम 0 थी, तब तुम्हारी कंजम्पशन कितनी थी, 20। यहां पर कौन सा इंटीजर फिल करोगे कि आंसर तुम्हारा 0 आ जाए, -20। मैथमेटिक्स है, मतलब सेविंग क्या होगी, -20 आई ना। दूसरा, तुम्हारी इनकम कितनी थी, 50, इनकम 50, कंजम्पशन 60, तो यहां पर क्या पुट करोगे, -10। सेविंग आई ना, -10। इनकम 100 थी, कंजम्पशन 100 थी, तब यहां पर क्या पुट करोगे, 0। मतलब अगर तुम्हें कंजम्पशन पता है तो तुम क्या डिराइव कर सकते हो, सेविंग पता है तो क्या आ सकती है, कंजम्पशन। और ये क्वेश्चन शायद तुमने बहुत अच्छे से किया होगा +2 में। मैंने आपको टीचर्स ने आपके लिए भी बताया होगा कि डेरिवेशन तो पक्का आती ही आती है, सी से है, आती आई नहीं, आती है, कभी स्कूल के एग्जाम में आई होगी, आती ही आती है। ठीक है जी, डेरिवेशन कंजम्पशन से सेविंग निकालना, सेविंग से कंजम्पशन निकालना। अब अगर आपको यहां पर देखो इस टेबल में y और c दे रखा था, तो हमने क्या निकाल लिया, s निकाला कि नहीं निकाला। अभी अगर y और s दे रखा हो तो तुम क्या निकाल लोगे, सेविंग, क्योंकि y इज इक्वल टू c प्लस एस, y माइनस सी इज इक्वल टू एस, y माइनस एस इज इक्वल टू सी। सिंपल, यहां तक चीजें क्लियर है। अभी 2 बातें बताई
कि जहां पर स्टार्टिंग में जब C ग्रेटर देन Y होता है तो सेविंग माइनस में होती है, जब C इज इक्वल टू Y होता है सेविंग आपकी 0 होती है, और जब Y ग्रेटर देन C होता है तो सेविंग आपकी पॉजिटिव होती है। इतनी चीज क्लियर है? ये सेविंग आ गई, ये अपन ने कर लिया टेबल, ठीक है। इक्वेशन ये भी अभी बाद में होगी अपनी। अब डायग्राम करते हैं। डायग्राम देखो जी, ये आपका ग्राफ, इनकम लाइन हमेशा ऐसे ओरिजिन से शुरू होके 45 डिग्री का एंगल बना के ऊपर जाएगी वाई लाइन, क्योंकि कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद जो कंजम्पशन है वो कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होगी, क्योंकि सी कभी भी 0 नहीं होती। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कंजम्पशन कर्व वाई एक्सिस से ही क्यों शुरू होती है, या ट्रू फॉल्स में आ जाएगा कि क्या कंजम्पशन कर्व ओरिजिन से शुरू होती है? नहीं होती। ये आ गई जी आपकी सी लाइन, क्लियर है? सी कर्व समझ में आ गई बात। अब देखो, मुझे अब सेविंग बनाना है, इसी ग्राफ को एक्सटेंड करूंगी नेगेटिव जोन में। यहां पर क्या है, इस पार्ट पर C ग्रेटर देन Y है, जहां पर कंजम्पशन ज्यादा वहां पर सेविंग क्या है? माइनस में। और इस पॉइंट पर क्या है? Y इज इक्वल टू C, और इस पॉइंट पर क्या है? Y ग्रेटर देन C। मतलब यहां पर आपकी सेविंग पॉजिटिव हो जाएगी, यहां पर तुम्हारी सेविंग क्या होनी है? 0, और उससे पहले माइनस, उसके बाद पॉजिटिव। तो ये तुम्हारी एस कर्व बनेगी कुछ इस तरीके से, क्लियर है? यहां पर होगी पॉजिटिव, यहां पर होगी 0, यहां पर होगी नेगेटिव। कोई दिक्कत? आसान है? चलिए, उल्टा लिख दिया होगा। तुम लोग दिमाग तो घुमा देते हो आती क्लास में। जब कोई क्लास में बात हो जाती है ना, फिर मेरी सुई वहीं पे अटक जाती है 15-20 मिनट, तो निकलती नहीं बात फिर मेरे दिमाग से। करूं क्या? घर पे भी मेरे साथ कोई हो जाती है ना बात, फिर जब तक मैं सोती नहीं 2 घंटे, फिर मेरे दिमाग से वो बात बाहर निकलती है। यहाँ कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है ऐसे सोने वाली कि मैं सोऊं और फिर मैं उस चीज को भूलूंगी। पर फिर भी मुझे एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए क्लास में। हेल्दी मीन्स जो ट्रीटमेंट आप अपनी बहनों के साथ, आप अपनी मदर के साथ कर रहे हो ना, वही ट्रीटमेंट मैं आपका मेरे से एक्सपेक्ट कर। समझ में आ रही है बात? पता नहीं, तेरी हरकतों से लगता नहीं मुझे, मैं क्या करूं। चल कोई नहीं, चल ठीक है फिर। ले, अब इसमें गलत वाली क्या बात है? फिर मैंने अगर कुछ अभी बोल दिया ना कि तूने किस लाइन पे रिएक्ट किया था, फिर तू बोलेगा। अभी मुझे लेक्चर पूरा कर लेने दे 5 मिनट, फिर ऑफिस में बात करूंगी तेरे से। चल कोई नहीं, अब तू आई जाइयो। हाँ, ज्यादा ही हो गया अब तो। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है? इनकम का कितना पोर्शन तुम कंज्यूम कर रहे हो, इनकम का कितना पोर्शन तुम कंज्यूम कर रहे हो। अगर इनकम में चेंज आएगा, मतलब तुम्हारी अगर इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली तुम्हारी कंजम्पशन भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर तुम्हारी इनकम गिरेगी तो तुम्हारी कंजम्पशन भी क्या होगी? कम होगी। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है? इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, या एट प्रेजेंट तुम्हारी जितनी इनकम है उसमें तुम कितना कंज्यूम कर रहे। दो चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे।
तो ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, दो टाइप की आती है, एक एवरेज और एक क्या आती है जी, मार्जिन। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को क्या बोलते हैं, एपीसी। एपीसी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को क्या बोलते हैं, एमपीसी। एवरेज, एवरेज कैसे निकालोगे कि इनकम का कितना एवरेज तुम खर्च कर रहे हो, और इसका फॉर्मूला क्या निकलता है जी, सी अपॉन वाई। एपीसी मतलब इनकम का कितना पोर्शन तुम क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हैं। अगर इनकम जीरो थी, इनकम क्या थी, जीरो, कंजम्पशन तुम्हारी क्या थी, 20, 20 बाय में जीरो, आंसर क्या आएगा, कौन कहता है जीरो, इन्फिनिटी। पहली एपीसी की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी, आई कि नहीं आई। दूसरी अपनी कंजम्पशन कितनी थी, 60, इनकम तुम्हारी कितनी थी, 50, अब एपीसी कितना आ गया, 1.5। फिर तुम्हारी इनकम कितनी थी, 100, कंजम्पशन कितनी थी, 100, अब तुम्हारा एपीसी कितना आया, 1। कितना, जितना भी आ जाएगा, 1 से तो ज्यादा ही आएगा। ये तो कोई मैथ कर रहे हो तुम, बताओ। अब इकोनॉमिक्स चल रही है, मैथ में तो इतनी एक्यूरेसी के साथ जवाब नहीं देते होगे शायद। अगर 1.5 है, चाहे 1.2 है, चाहे 1.3 है, चाहे 1.4 है, मतलब 1 से ज्यादा। चीजों की ना गहराई को समझा करो, ऊपर ऊपर तैरते रहते हो सारे के सारे। हाँ जी, समझ में आ गई बात। वहीं पे बैठे, मैंने आगे 1 लिख दिया, इसकी सुई पीछे अटकी पड़ी है कि मैडम ने फिगर गलत लिख दी। मतलब मैं जो समझाना चाहती हूँ, वैल्यूज बताना चाहती हूँ कि एपीसी की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, उसके ऊपर नहीं फोकस कर रहे। आगे देखो, अब कितना आ गई थी कंजम्पशन, 140, इनकम कितनी थी, 150, क्या 200 थी, कौन सी फिगर थी इनकम की, 150 है। अब आगे चल, जितनी भी है यहां पे कंजम्पशन लेस देन इनकम है, अब कितनी वैल्यू आ गई, 0.93, जितनी मर्जी। अब उसके बाद क्या सिचुएशन आ गई, y ग्रेटर देन सी होता चला गया। क्या कभी ऐसा सीन आएगा कि कंजम्पशन तुम्हारी लेस आगे होते होते इनकम इतनी बढ़ गई कि कंजम्पशन जीरो हो जाए, वो तो है ही नहीं, स्टार्टिंग में बता दी। तो जो तुम्हारी एपीसी की वैल्यू है, एपीसी की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आएगी। एपीसी की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है, एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, एपीसी की वैल्यू 1 आएगी, एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। बट जी एपीसी कांट बी जीरो और नेगेटिव। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। एपीसी जीरो होने के लिए क्या जीरो होना पड़ेगा, कंजम्पशन। सी अपॉन वाई, जीरो अपॉन समथिंग, तब जीरो आएगा। और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि कंजम्पशन आपकी जीरो नहीं होती। जब जीरो नहीं है तो लेस देन जीरो कैसे हो जाएगी, नेगेटिव कैसे आ जाएगी। क्वेश्चन आ जाएगा एपीसी इन्फिनिटी कब आएगा, जब C ग्रेटर देन Y है। एपीसी 1 कब आएगा, जब C इज इक्वल टू Y है। एपीसी लेस देन 1 कब आएगा, जब Y ग्रेटर देन C या C लेस देन Y। क्लियर होगी बात। क्या लिखना था, इन्फिनिटी, हाँ वो भी बोल सकते हैं तुम। C ग्रेटर देन Y मैंने यहां लिख दिया, ये कहता है Y क्या होगा, जीरो। इन्फिनिटी कब आएगा, जब इनकम तुम्हारी जीरो और सारी की सारी तुम क्या कर रहे हो, इंडिपेंडेंट कंजम्पशन कर रहे हो। अच्छा ये क्वेश्चन भी आ जाएगा
कि वाई लेवल, जब वाई आपका 0 होता है तो वो कंजम्पशन कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट। उसके बाद कंजम्पशन कौन सी होती है, तो आप क्या लिखोगे, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इतनी चीज क्लियर। एपीसी का मतलब समझ में आया। अब लास्ट टॉपिक, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल तुमने बहुत बार पढ़ लिया, मार्जिनल यूटिलिटी भी कर लिया, मार्जिनल प्रोडक्शन भी कर लिया, मार्जिनल रेवेन्यू भी कर लिया। उसका मतलब चेंज इन टोटल, चाहे टोटल प्रोडक्शन है, चाहे टोटल यूटिलिटी है, चाहे टोटल रेवेन्यू। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब चेंज से रिलेटेड है, तो इसका फॉर्मूला है चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई। इनकम में चेंज आने से तुम्हारी कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आता है। वही टेबल देखो, सेम टेबल देखो, इनकम में चेंज आया कितना, 50 50 50। कंजम्पशन में चेंज कितना आ रहा है, 40 40 40, है कि नहीं। कंजम्पशन में चेंज 40, इनकम में चेंज 50, तो 40 बाय में 50 कितना आ गया जी, 0.8। 0.8 का मतलब क्या है कि जितनी तुम्हारी इनकम बढ़ती है उसका 80% तुम क्या कर जाते हो, कंज्यूम कर जाते हो। इनकम तुम्हारी 100% से बढ़ी, 80% तुम क्या करगे, कंज्यूम। और कितना सेव करगे फिर, 20%। ये जो तुमने अभी फिगर की एपीसी एमपीसी, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एपीएस और एमपीएस। अभी समझ में आया। चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई क्या कह रहा है, कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, किस वजह से, इनकम। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है, आपको बोला जाता है कि आप 80% कंज्यूम कर जाते हो, बढ़ी हुई इनकम का आप 80% कंज्यूम कर जाते हो, इसका मतलब क्या है, इट मींस एमपीसी इज इक्वल टू 0.8। क्लियर हुई बात। चलो अब एक सिंपल सी बात बताओ, जितना ज्यादा एमपीसी होगा उसका इकोनॉमी में इफेक्ट क्या है, आपकी कंजम्पशन, आपके द्वारा किया गया खर्चा, किसी की क्या बनती है, इनकम। और वो इनकम क्या होगी, वो आगे और इन्वेस्ट कर देगा, इन्वेस्ट करेगा तो आगे उसकी और इनकम बढ़ेगी। हम इकोनॉमी में, सुन लो प्लीज, हम इकोनॉमी में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सेविंग कम करो और खर्चा क्या करो, ज्यादा, क्योंकि आपका खर्चा किसी की क्या बनेगी, इनकम। उससे इनकम पे इनकम बढ़ती जाएगी और इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। जितना ज्यादा आपकी सेविंग होगी उतना किसी की क्या होगी, कम इनकम। जितनी ज्यादा सेविंग, सुन लो, जितनी ज्यादा सेविंग करोगे उतनी कम इनकम जनरेट होगी इकोनॉमी में और उससे जीडीपी क्या होगा आपका, कम। तो हमें किस में फायदा है, मोर एमपीसी में। समझ में आ रहा है। एमपीसी मतलब चेंज इन कंजम्पशन, किस वजह से, चेंज इन इनकम की वजह से। अब आपने एक बात और सुनी होगी कि इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग करनी चाहिए। अभी मैं बोल रही हूं सेविंग करनी नहीं। इंडिविजुअल, जो चीज इंडिविजुअल लेवल पर सही है जरूरी नहीं वो मैक्रो लेवल पर भी सही हो। जी, इंडिविजुअल लेवल पर इनकम सेविंग करनी चाहिए, सही है, लेकिन एग्रीगेट लेवल पर वही सेविंग गलत हो जाती है। सारे सेव करने बैठ जाएंगे, खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो इकोनॉमी में डिमांड क्या होगी, कम। डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन क्या होगी, कम।
प्रोडक्शन कम तो फर्दर एम्प्लॉयमेंट कम, फिर और इनकम कम, तो ये सर्कल रिवर्स में घूमना शुरू हो जाएगा, लेकिन रहेगा सर्कल, चेन ऑफ रिएक्शन। और इकोनॉमी किस में आ जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन। समझ में आ रही है बात? तो इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग सही है, लेकिन मैक्रो लेवल पर, एग्रीगेट लेवल पर सेविंग क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। सेविंग करो, लेकिन उस सेविंग को आपने क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। पैसों से क्या कर लो? कंज्यूमर गुड्स ना खरीद के कैपिटल गुड्स खरीदो, इन्वेस्ट करो। सिंपल, मतलब कोई ना कोई टाइप का आपको खर्चा करना पड़ेगा, चाहे सी प्लस चाहे आई, तभी आपकी डिमांड होगी। अच्छा, इस एग्रीगेट डिमांड को बोलते क्या है? इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डिमांड, डिजायर्ड डिमांड। डिजायर्ड मतलब जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कि जितनी आपकी इनकम है वो सारी की सारी आप खर्च कर दो, चाहे कंज्यूमर गुड्स के ऊपर चाहे कैपिटल गुड्स के। क्लियर होगी जी बात? चलो।